मैं इनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि वचन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। नमस्कार सर। राजनीति और सामाजिक काम में झूठ ज्यादा चलता है। जो अकलियत है, जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, जो न्याय के लड़ाई लड़ रहे हैं, असत्य बोल करके वो जीत नहीं सकते। मैडम बहुत बढ़िया है। हम षड्यंत्रकारी नहीं हो सकते। आप तो बहुत हुक्मरान बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभी ये अजान चल रही है। पानी की व्यवस्था हर जगह कर दीजिए भाई। बाहर यहाँ पानी है, पीछे पानी है। हमारे नेशनलिज्म से अलग है। हम इनके नेशनलिज्म को नहीं मानते हैं, हम इनके नेशनलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। आज लाखों की संख्या में दलित हैं, पिछड़े हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, किसान, नेता हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं। यहाँ पर यह बात आज से जानी चाहिए कि हमारा नेशनलिज्म अलग होगा। उस नेशनलिज्म के, उस राष्ट्रभक्ति का हम हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें संसद में भरुआ कहा जाए, कटुआ कहा जाए, उग्रवादी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए। उस राष्ट्रवाद का हिस्सा हम नहीं हैं। हमारा राष्ट्रवाद वो होगा, हमारा राष्ट्र वो होगा जिसमें सबकी भागीदारी होगी, सबको इज्जत होना चाहिए। तो उनके राष्ट्रवाद से हमारा राष्ट्रवाद आज अलग होता है। पहले से था, लेकिन आज लाखों के लोगों के बीच में यह घोषणा की जा रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता रहता है, नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म। तो आज टेलीविजन पर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह जवाब देने की कोशिश करें। तो वो नेशनलिज्म का हिस्सा हम नहीं है। आई रिजेक्ट दियर नेशनलिज्म। मैं उनके नेशनलिज्म का हिस्सा नहीं हूँ। अगर उस नेशनलिज्म में हमें अछूत कहा जाता है और किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है, नई ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं दी जाती है, ओबीसी की जाति जनगणना नहीं होती है, उस राष्ट्रवाद का हम हिस्सा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्लियर है। आप सारे लाखों लोग, हजारों लोग सहमत हैं? पूरे हैं। आज के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह आप यही लिखेंगे कि हमारा राष्ट्रवाद अलग है। डॉक्टर अंबेडकर 1936 में कहे थे, अगर दलितों का हित और राष्ट्र का हित में टकराव होता है तो हमारे लिए दलित का हित सर ऊपर होगा, राष्ट्र का हित नहीं होगा। आज उस समय के दलित, आज मुसलमान भी दलित है, आज ईसाई भी दलित है, आज सबकी हालत वही है। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सेकुलर समाज के लोग हैं, जो किसान आंदोलन है, किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं, सारे उस समय के दलित के बराबर थे। इसलिए हमारा राष्ट्र अलग है, उनका राष्ट्र अलग है। हमारी राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है, उनके राष्ट्रभक्ति का परिभाषा अलग है।
जो मीडिया में कहा जाता है राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति, कह देना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रभक्ति? तुम्हारी राष्ट्रभक्ति? तुम्हारा देश कि हमारा देश? तुम्हारा नेशन तो हमारा नेशन? तुम्हारा पैट्रियटिज्म कि हमारा पैट्रियटिज्म? आज से सवाल खड़ा किया जाना चाहिए इस देश में। मंजूर है? पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें कही जा रही हैं और प्राइवेट जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बने और जितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गरीबों का आम जनता का पैसा। आज स्वयं रिपोर्ट के पहले एक भ्रम था कि अमीरों के टैक्स से देश चल रहा है। अमीर इसमें केवल 4% टैक्स देता है। गरीब और कॉमन पैसे के टैक्स से मोदी सरकार चलती है, सड़कें चलती हैं, पुलिस चलती है, रेलवे चलता है, सब चलता है। इसलिए अगर इनको बेचा जा रहा है तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, किसी पूंजीपति के हाथ में जो बेच दिया जा रहा है। इससे रोजगार नहीं मिल रहा। 25 लाख करोड़ रुपया बैंक का कर्ज माफ कर दिया जाता। 1 लाख करोड़ का ओल्ड पेंशन सिस्टम का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है। आज मंजीत पटेल जी, सविता कात्यायन जी ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएन सिंह ये लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस की, ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन लाने से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अरे भाई, आपकी अर्थव्यवस्था रेलवे में सोमनाथ जी हैं, रेलवे भी यही लड़ रहा है। मिस्टर डॉक्टर एनएस पिल्लई इज आल्सो फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। तो 25 लाख करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों का 10 साल के अंदर माफ किया गया है। अगर पुरानी पेंशन सिस्टम लागू किया जाए तो 10 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन मंजीत साहू जी हैं, वहाँ पटना से हैं, हमारे साथी हैं, आए हुए हैं। तो क्या पेंशन नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। पूंजीपतियों के लिए इस देश में पैसा है। आज ईसाई यहाँ डॉक्टर रोड की गोल पर, आज ईसाई पूजा पाठ नहीं कर सकता है। पूजा करने के ऊपर उसको जेल भेज दिया जाता है। आर्टिकल 25 का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 25 के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को पूजा करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, लेकिन करीब करीब उस आर्टिकल को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज ये जो रैली है इन मुद्दों के ऊपर है। हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली हो और संविधान का खत्म करना क्या है। पत्रकार ने वही पूछा कि संविधान खत्म कहाँ हुआ। हमने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। ये संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं, ये बीजेपी और मोदी सरकार के तहत काम कर रहे हैं। तो संविधान को इसी को खत्म करना कहते हैं। और किसको कहते हैं? इसी को खत्म करना कहते हैं। आज एक पत्रकार सही बात लिखता है तो उसके ऊपर रेप करी जाती है। यही संविधान खत्म करना कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? देश की संपत्ति को उठा करके पूंजीपतियों को दे देना, यही संविधान को खत्म करना कहा जाता है। आज विपक्ष की आवाज को जलाई जा रही है। संविधान को खत्म करना यही कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति नहीं हो पाई, डिले किया जा रहा है कि जब तक आरएसएस का कैंडिडेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसकी भर्ती नहीं होती तब तक भर्ती रोकी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हो रहा है कि जब तक आरएसएस का एडवोकेट बैकग्राउंड नहीं मिलता तब तक यह भारत सरकार पैनल को क्लियर नहीं करती है। ब्लॉक कर दो इसको। इन्होंने अपना राष्ट्र बना दिया जिस राष्ट्र में हमारी भागीदारी नहीं। इन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा कर दी जिसमें
हमें कुछ मिलता नहीं, अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज समय आया है इन बातों के ऊपर चर्चा करने। और साथियों, आज के बाद from today onward we all have to replicate such gatherings। मकसूद अंसारी जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम पसमानदा मुसलमानों के नेता हैं। केवल दलितों के, केवल मुसलमानों का नहीं होना चाहिए, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, किसान की पूरे देश के अंदर एरिया आज के बाद होना चाहिए। जो जो अपने यहाँ काम, अपने यहाँ रैली कराना चाहता है, सम्मेलन कराना चाहता है, वो आज घोषणा भी कर दिया जाए कि जो आज यहाँ रामलीला मैदान से शुरुआत हो रही है वो देश के कोने कोने में जाएगा। उसके बाद में यह सत्ता अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगी और देश इनसे आजाद हो जाएगा। यह देश इनसे आजादी चाहता है, ये मुक्ति चाहता है। आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है? हम हर जगह पूरे देश पे जाएंगे, आप सब लोग मिलकर के इनके खिलाफ में लड़ा। सिविल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी है। अन्ना हजारे धूर्त, अन्ना हजारे धूर्त कहाँ है? जो रामलीला मैदान में भाड़े की भीड़ आई थी यहाँ पर, वो भाड़े की भीड़ बीजेपी की थी, वो केजरीवाल की और किरण बेदी की जो भीड़ थी यहाँ पर, भाड़े की भीड़ यही से बदनाम किया गया। वो फर्जी सिविल सोसाइटी थी। ये रियल सिविल सोसाइटी है, ये पूंजीपतियों के पैसे से नहीं है। चंदा मांगता, अभी साधु सिंह जी ने कहा कि क्या आप कहना चाहते थे, हरियाणा का चंदा लगभग 1 लाख का, कितना आप जमा? निशा जी बताएंगे। और हाँ, राजेंद्र जोगपाल जी, हम लोग पैसे से हम क्यों नहीं डरते? हम क्यों नहीं डरते? हम किसी पूंजीपति से पैसा नहीं लेते, हम तकलीफ में डालते हैं, हम डांट भी देते हैं, झगड़ते भी हैं और 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए, 10,000 रुपए मांगते भी हैं। और वही हमारी ताकत, ऑनेस्टी आवर स्ट्रेंथ, उसी के आधार पर हम इस तरह की बातें पूरे देश में करते हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ में पुराने साथी जगजीवन प्रसाद जी, उनका, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं रोज अपना गड्ढा खोदता हूँ। गड्ढा खोदते मतलब कि अगर सच बोल दीजिए तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, बाकी नाराज हो जाएंगे। राजनीति में सफलता का गुण है कि बोलिए कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ रखिए, खुश सब करके सबको खुश करके रखिए। लेकिन जो पसमानदा, जो पिछड़ा है, वो झूठ बोल करके लड़ाई नहीं जीत सकता। डॉक्टर अम्बेडकर अगर झूठ बोले होते लड़ाई नहीं जीत सकते। ये मनवादी मानसिकता के लोग षड्यंत्र करके तो कर सकते हैं, आप षड्यंत्र करने की स्थिति में नहीं है। न आपकी जहनीत है, न आपके संसाधन है, आप कर ही नहीं सकते। अगर समाज का आप सुधार करना चाहते, सबसे पहले अपने लोगों को पीट के ठीक करना पड़ेगा। ये कम कर्म कांड नहीं है, कम ढोंगी है। आप यहाँ भी कहते कि तुम्हारा ढोंग भी सही, तो डॉक्टर हम सुधा कहेंगे नहीं ढोंग गलत है, मैं कहूँगा ढोंग गलत है, चाहे बुरा मान लो, लेकिन सुधरो तुम भी। केवल वही न सुधरे जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, शोषित को भी सुधरना पड़ेगा। तुम हमें 2 पैसा नहीं देते हो और दूसरे जगह पर पूजा पाठ करना सबका बड़ा अधिकार है, जो जहाँ करना हो।
खाते डॉक्टर अम्बेडकर का है, गाते जाकर के वैष्णो देवी में है, गाते जहाँ वहाँ कीर्तन और जागरण में गाते हैं वहाँ पैसा दे देते हैं। तब तो मैं भाई कहता हूँ कि भैया कमाई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। ये बताओ संविधान के पहले एक चपरासी रहा हो, एक अधिकारी, एक पार्षद पैदा हुआ हो या मेला पैदा हुआ जो दलित समाज का हो, जो महिला समाज की हो, कोई भी जाति का महिला हो, तो खाते हम लोगों के संघर्षों का हो, खाते संविधान का और फल कहीं और देते। इस बात के ऊपर अगर हम चुप लगा जाएंगे और सच नहीं बोलेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा नहीं। इसलिए हम सच बोल करके ही इनका नैया पार कर सकते, उद्धार कर सकते हैं। हम झूठ बोल के इस समाज का भला कर ही नहीं सकते। वो झूठ बोलते हैं हमें गुमराह करने के लिए, हमें सच बोलना पड़ेगा अपने को सुधारने के लिए। हम ही नहीं सुधरेंगे। कोई पसमानदा है, कोई अंसारी है, कोई सैफी है, कोई चमार है, खटीक है, कोई पासी है, कोई डोम है, कोई हेला है। सब लोग अपना अपना संगठन बनाए। बताओ अपने को सुधरना है कि नहीं सुधरना है, बताइए आपको। अगर मैं यहाँ झूठ बोलूं कि नहीं सुधरना है तो मैं नेता जरूर बन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे के नहीं जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर देखे गए। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब गाली भी देते थे लोगों को, मालूम है आपको। कह रहे तुम लोग नालायक, नाली के लायक हो। अगर मैं झूठ बोलूं, मैं वादा न निभाऊं और मैं कह करके कर दूं कि मैं 50 आदमी आ रहा हूं, अकेले हाथ धुला के आ रहा हूं, तुम समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकते। तुम समाज को धोखा दे रहे हो। और जिसके पास पहले से ही सत्ता है सब कुछ, वो झूठ बोलते हैं हमें फंसाने के लिए। हम झूठ बोले अपने आप को फंसाने के लिए, अपने लोगों को धोखा देने। इसलिए मैं सारे जो बहुजन नेता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो दलित नेता, मैं नफरत करता हूँ जो अपने से झूठ बोलते हैं, जो वादा झूठ करते हैं। सेकुलर लोग चाहे जिस जाति के, साधु मित्तल जी भी हैं, चंद्रभान जी हैं, चाहे जो समाज सुधारना चाहता है वो झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोलता है तो विश्वासघाती है, दुश्मन है समाज। इसलिए साथियों, मैं अपने साथियों से, हमारे महला जी हैं, सूरज महला जी, अंकित प्रधान जी, सभी लोग, दीपक सिंह जी और हमारे सिद्धार्थ परमार जी वहाँ गुजरात से आए और फुलंकी जी आए। हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे, हम मिट जाना बर्दाश्त करेंगे। हम कुछ न पैदा हो सके, हम कुछ न बन सके, हम वो बर्दाश्त करेंगे। हमारे चेले एमपी एमएलए बन गए। हमारे रैलियों में जो आते थे उत्तराखंड में जाता, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना। तो हम इसीलिए मैंने कहा कि हम सच बोलते हैं, चाहे उसमें हमें क्षति हो या नहीं क्षति हो, लेकिन समाज का क्षति नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं। कोई पकड़ ले, मुझे बता दे कभी, लेकिन तकलीफ होता है, कलेजा कट जाता है जब हमारे लोग भाषा देते। मत बोलो झूठ, चाहे जितना, तभी समाज का सुधार कर सकते हो। मानसिक ईमानदारी आर्थिक ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है। एक पढ़ा लिखा जितना घातक हो सकता है उतना धन का लुटेरा नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा जो बेईमान इंटेलेक्चुअल है पूरे कौम को खराब कर सकता है, लेकिन जो धन का लुटेरा है पूरे कौम को नहीं खराब कर सकता। ये समझ लीजिए फर्क है। इसलिए संविधान खतरे में। आज वादा जो लोग करें, चाहे मकसूद जी अंसारी जी करे, चाहे सैफी जी करे और सारे जो भी करे, चाहे रोडी गिलबर्ट जी करे या महिला जी करे, कोई भी करे, लेकिन कहो तो सच कहो, क्योंकि आपको समाज के लिए कुछ करना है। इसलिए मेरा ये आग्रह है आप लोगों से। मुझे लगता है कि सारी भीड़ पीछे चली गई है पानी की व्यवस्था की नहीं।
मुझे शिकायत आई है, मैं नहा भी गया था, पानी की व्यवस्था, वो गेट के बाहर भी लोग चले गए, पानी पीने के लिए चले गए, उनसे कह दीजिए आ जाए। और मीटिंग अभी रैली का समापन थोड़ी देर में हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ से पीछे जाकर के उनको लाने की कोशिश करें। उनको लगता है कि शाम तक चलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम शाम तक इसको नहीं चलाएंगे। तो एक बात हुआ कि हमारा राष्ट्र उनका राष्ट्र, हमारी देशभक्ति उनकी देशभक्ति, इसका अंतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आ गया, आज के बाद जवाब दोगे ना? आ गया, सोशल मीडिया पर जवाब दोगे ना? देंगे, अपने वक्तव्य में भी जवाब दोगे? होंगे। मैं इसमें लिखूंगा भी, मैंने विस्तार से समझा भी दिया। और मुसलमानों को भी तो ज्यादा, ईसाइयों को, क्योंकि आरोप इनके ऊपर ज्यादा लगता है। और एक बात तो अब भी कह सकते हैं, हम तो इसी देश के हैं। जब मंदिर के दरवाजे बंद मिले, मस्जिद के दरवाजे खुले मिले, हम इस्लाम में चले गए। तुम्हारी गलती थी, हमारी गलती थोड़ी। अरे जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सम्मान नहीं मिलता, राष्ट्रपति मुर्मू जी को पुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, उस समय मिडुअल भारत की क्या स्थिति रही होगी? गला काट दिया जाता होगा। जिसे खुदा चाहिए, भगवान चाहिए, और मस्जिद खुद ही मिली चला गया, तो उसको कहते हैं कि तलवार के नोक पर मुसलमान मिल गए। अपवाद को छोड़कर कोई तलवार के नोक पर मुसलमान नहीं बना। आपने मजबूर किया है, और ये संविधान अगर चला गया तो मैं बता रहा हूं कि सारा देश मुसलमान ईसाई बन सकता, बौद्ध बन जाएगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम संसाधन में हमें भागीदारी नहीं दोगे, नौकरी भी थी, शिक्षा भी थी, वो भी तुम छीन लोगे, तो तुम्हारे धर्म को लेके करेंगे क्या भाई? और ऐसे समाज तो रहेगा नहीं, जागृत है। आज मैं बोल रहा हूं तो आप सुन ले रहे हैं, 20 साल पहले समाज न सुनता, तो आने वाले दिनों में समाज और सुनेगा, हमारी बात को और सुनेगा, तो तुम्हारे धर्म का भी खटिया खड़ा कर देगा। कहेगा लोग तुम अपना धर्म, जब हमें जगह ही नहीं दे रहे, हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, न व्यापार दे रहे हो, न सम्मान दे रहे हो, न साधन दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे? तो आने वाला भारत जागृति का भारत है, समझ जाओ। और मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, मैं अकेले बल के नहीं, सबकी ताकत के साथ ईमानदारी से बोलूंगा। आदत में जल्दी बेईमानी जाती नहीं, जब जिसकी आदत बेईमानी को होती जल्दी जाती है। कोशिश करिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मुझे बड़ा तकलीफ होता, मेरा कलेजा कट जाता है बहुत बार। लोग बोल करके क्या बोल, ये आज से प्रतिज्ञा ले लो कि ये जो कन्फेडरेशन मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, ईसाइयों, SC ST OBC का बना हुआ है, पूरे देश के हर गांव तक एक कन्फेडरेशन बनेगा। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता जानते? संगठनों का संघ। आपका संगठन अपने घर पे रहेगा, आप उसके मालिक रहोगे, लेकिन आप इस मुद्दे पर एक रहेंगे। आपके संगठन को ताकत ही मिलेगी, आपके संगठन को ताकत ही मिलेगी, आपके संगठन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि भैया मैं देखता हूँ, मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ। हेलो, आगे दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2024 के बाद में हमें सपने में या जागते हुए संविधान जाने का खतरा नहीं है। हम ही लोग बचा लेंगे, आप सब लोग बचा लेंगे। All those who are present over here, they have capacity if they replicate such kind of gathering, consisting of all SC ST OBC minorities, that includes Christian and Muslims and employees and farmers. If they replicate at all over the country, थोड़ा पीछे they will
make this government to go. This government will not come back again. I can see it. ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। हमारे और एजेंडे हैं। लास्ट में अगर हमें काउंसिलर जी का कुछ मेरे साथियों को अपनी बात को रखना है। इसके बाद जल्दी ही हम आज इसका समापन करेंगे। आपके बीच बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए कंक्लूजन के लिए या तब तक आप रहिएगा जरूर। जो लीडरान यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं अपने बच्चों के साथियों के साथ में आए, कृपया वो चले जाएं। सारे के सारे लोग बसों में चले गए हैं शाम के लिए। उनको कहो कि आधा घंटा 1 घंटे के लिए एक यह रैली और चलेगी, वो आकर के बैठ लें। वरना जो इंप्रेशन मीडिया में बना हुआ था, रिपब्लिक टीवी ने कहा आज के दिन में बड़ी बड़ी रैली कौन कर सकता है जो नाम वो इंप्रेशन हमारा खराब न जाए, इसलिए जिनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो कृपया एक बार पीछे चले जाए। शशिकांत जी भी चले जाए और लोग भी चले जाए, या जो लोकल लोग अशोक राज जी, संजय राज जी और सारे लोग चले जाए, देख लेंगे। उन्हें लगता है कि देश तक चलेगी, इसलिए सारे के सारे जाकर के पीछे बैठ गए। वो रैली के लिए आए हैं। हो सकता है इसमें गुमराह करने वाले आए हों कि चलो 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 अब जरूरत नहीं, चलो चलो। मैंने पिछले बार मैंने यह भी देखा, बाबूलाल जी भी ये काम कर रहे हैं, विकलांग जी भी ये सारा काम कर रहे हैं। हो गया। देखिए, मैं एक से सम्मानित कराऊंगा तो सबसे सम्मानित कराना पड़ेगा। रुक जाइए। किस बात का सम्मान? आज हम दुखी लोग, आज हम परेशान लोग, जाओ ये माइक रखे। आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। आप सम्मान करेंगे, 20 संगठनों का सम्मान करेंगे। मैं आपके बीच का हूँ, समापन पर सम्मानित तो स्वीकार है, लेकिन जब रैली बीच में जब पीछे चलते हैं कहीं भी नहीं होता। क्या जो तारतम्यता हम नहीं तोड़ना चाहते, बाद में हम जरूर स्वीकार करेंगे। साधु सिंह जी कह रहे हैं हाँ, जिनको आर्थिक घोषणा करना है वो यहाँ मौर्य जी हैं, और मुझे भी कागज पर लिख करके दे दें। कलेक्शन एजेंट बगल में बैठे हुए हैं। केसरी जी कहाँ गए? केसरी सिंह जी पीछे वहां पर बैठे हुए हैं। केसरी सिंह जी ऊपर आइए, बड़ा मेहनत इन्होंने भी किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को अब देता हूँ अपने सहयोगी ओम सुधा जी को। फिर मैं प्रस्ताव, जो फाइनली प्रस्ताव के रूप में अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो उसको रखने के लिए मैं आपके बीच में एक बार और आना चाहूंगा। धन्यवाद।